सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो नए वीडियो के नोटिफिकेशन मोबाइल में प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका DNK एकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर DNK एकेडमी। बात कर रहे हैं हम हिंदी की और ये हिंदी का 5वां वीडियो है हिंदी व्याकरण का। यदि इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो निवेदन है कृपया उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और कोई भी वीडियो आप देखने के लिए, चाहे वो GS का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। इस वीडियो की आपको PDF फ्री प्राप्त हो जाएगी और PDF को फ्री प्राप्त करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.dkmpvsv.com को विज़िट करना होगा और इस PDF को डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फेसबुक पेज DKMPVSC एकेडमी ज़रूर लाइक कर लें ताकि आपको जो अपडेट्स हैं हमारे नए नए वीडियोस की वो आपको मिलती रहे, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 101, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ध्यान दीजिएगा कपीस के अंदर कौन सी संधि है। देखिए कपीस का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो इस तरह से होगा, कपि धन ईश। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सी लगी है, छोटी ई प्लस बड़ी ई, और बन क्या रहा है, कपीश। तो दोनों के मिलने से बड़ी ई बन रही है। तो ऐसा किस संधि में होता है, ध्यान दीजिएगा ऐसा होता है दीर्घ संधि के अंदर। जब दो सजातीय स्वर यानी कि ई और ई आपस में मिलें और बड़ा जब बन जाए तो वो कौन सी संधि कहलाती है, दीर्घ संधि कहलाती है। तो ये कपीस के अंदर जो दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगर संधि के आपके और वीडियोस देखने हैं, बहुत अच्छे से समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप संधि के वीडियोस देख सकते हैं। दोषहर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए कि दोषहर्ता जो शब्द है इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है। ध्यान दीजिएगा प्रत्यय कहाँ लगता है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, प्रत्यय लगता है किसी भी शब्द के पीछे। तो अब जो दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय हो सकता है, ध्यान दीजिएगा दोष तो प्रत्यय होगा नहीं, अब बचा क्या, ये है हर्ता। क्योंकि हर जैसी कोई चीज़ प्रत्यय में इसमें नहीं दिखाई दे रही, पीछे ता है, हत भी नहीं होगा, हारी भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा, हर्ता। अगले प्रश्न की बात करें, जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो। ध्यान दीजिएगा अप्रधान लिखा है, प्रधान नहीं लिखा। कई बार होता है क्या है, जल्दी जल्दी में हम इसे पढ़ लेते हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान होके और हमने आंख बंद की और कौन सा लगा दिया, जो गलत है वो हम उसको लगा के आ गए, द्वंद्व समास लगा के आ गए। तो अप्रधान होते हैं, वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व नहीं होता, क्योंकि द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। वहीं बहुब्रीहि की बात करें तो बहुब्रीहि के अंदर कोई दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि में होते हैं। जैसे गजानन, गज के समान है आनंद, जिसका अर्थात गणेश। तो यहाँ पर का ना तो गज इम्पॉर्टेंट है ना आनंद इम्पॉर्टेंट है, यानी ना तो गज की बात हो रही है ना गज के मुख की बात हो रही है, यहाँ तो बात हो रही है भगवान गणेश की। तो दोनों पद के यहाँ पर अप्रधान है। तो दिगु की बात करें, दिगु के अंदर क्या होता है, दिगु के अंदर एक संख्यावाचक शब्द होता है जैसे त्रिभुवन, और उससे समझ में आ जाता है कि किसी 3 भुवनों का समूह, किसी समूह की बात हो रही है। तत्पुरुष की बात करें तो तत्पुरुष के अंदर जो होता है दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, जैसे राजपुरुष या राजकुमार, राजा का कुमार। तो राजा के कुमार की बात हो रही है, ना कि राजा की बात हो रही है। और ये इससे पता चलता है कि कौन सा समास है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। ध्यान दीजिएगा पहले हम तो ये समझ लें कि आखिर रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता, अगर उनको तोड़ा जाए तो उनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द। ध्यान दीजिएगा मल यज को अलग अलग हम तोड़ सकते हैं, मल में और यज में। जलज को जल में और जा का मतलब जो जन्मता है।
वहीं पंकज को पंक में और जा में तोड़ सकते हैं, लेकिन जो बेभव है इसके और अधिक हम नहीं तोड़ सकते। तो यानी कि बेभव जो है वो एक रूढ़ शब्द है, इसका और अलग अलग भेद नहीं हो सकते। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सदैव के अंदर कौन सी संधि प्रयुक्त है? सबसे पहले देखेंगे सदैव की हम संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो सदैव की जो संधि विच्छेद होगी सदा धन एव। देखिए अब यहाँ पर क्या है, दा में कौन सा है, आ है प्लस ए है, और आ और ए मिलकर क्या बना, ए बना। तो अब हमें इसमें देखना होगा कि ये कौन सी संधि है। पहली बात, ये व्यंजन संधि तो है ही नहीं, विसर्ग संधि नहीं है, ये स्वर संधि है। ठीक है, ये कौन सी संधि है, स्वर संधि। और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है सदैव में, आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो सदैव के अंदर ये जो संधि है ये वृद्धि संधि है। संधि के ऊपर हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं, जहाँ डिटेल से मैंने एक एक संधि को समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। जितेंद्रिय में कौन सा समास है, इंपॉर्टेंट है जितेंद्रिय, ध्यान दीजिएगा। द्वंद्व समास उसमें होता है जहाँ दोनों एक समान होते हैं, यहाँ तो दोनों एक समान नहीं है। कर्मधारय में वो समास होता है जिसमें एक जो पहला वाला पद होता है वो दूसरे वाले की विशेषता बताता है, जैसे चरण, कमल, या फिर दूसरा वाला पहले वाले की विशेषता बताता है। तो यहाँ चरणों की विशेषता कमल से की गई है। ठीक है, तो ये होता है कर्मधारय। तत्पुरुष की बात करें तो दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें कौन सा है, बहुव्रीहि समास है। इसका अगर विच्छेद करेंगे तो जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, जितेंद्रिय का मतलब होता है जीत लिया है इंद्रियों को जिसने। तो ये जो कौन सा समास है, ये बहुव्रीहि समास है। अब आप सोचेंगे कि इसमें किसी तीसरे का नाम आना चाहिए था, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें तीसरे का नाम नहीं आता, सिर्फ संधि विच्छेद से हम समझ सकते हैं। तो जितेंद्रिय वही शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? चलिए इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि कौन सा ये समास है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये कौन सा समास नहीं हो सकता। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें आप कह सकते हैं कि द्वंद्व समास तो है ही नहीं सकता, तत्पुरुष नहीं हो सकता, कर्मधारय नहीं हो सकता। तो इस तरह से भी आप आंसर अपना प्राप्त कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण, ध्यान दीजिएगा स्वर संधि के उदाहरण की बात कर रहे हैं। जैसे सहयोग की बात करें तो ये बनता है सम धन योग से, सम धन योग मिलके बना सहयोग। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माँ का ओ से या से मिलना हो रहा है या संधि हो रही, तो ये कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर दो स्वर आपस में नहीं मिल रहा है। स्वर संधि में दो स्वर आपस में मिलते हैं। वहीं मनोहर की बात करें तो मनः धन हर, तो यहाँ पर ये क्या लगा हुआ, विसर्ग, तो ये कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। वहीं नमस्कार की बात करें तो नमः धनकार, तो यहाँ भी कौन सी संधि हुई, विसर्ग संधि। लेकिन पवन की बात करें तो पवन का अगर हम संधि विच्छेद करें तो वो इस तरह से होगा, पो धन अन, तो इसके अंदर कौन सी संधि है, स्वर संधि है। कैसे, ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ओ, ओ को जैसे ये ओ प्लस आ, जब इस तरह से कोई संधि जब मिलती है आपस में, तो वो जो संधि होती है आयादी संधि होती है। ओ और आ मिलके क्या बनाएंगे, अव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अव बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये अब बनाएंगे। तो पो में जैसे ओ हटा दिया तो क्या बन गया, पा में से पा और आ मिलके पूरा पा बन गया, और वह अपनी जगह लग गया। बाद में आ था, ये आ लग गया, तो ये ना आ पूरा हो गया, और अन में से ना यहाँ लग गया, तो ये बन गया पवन। और विस्तार से समझने के लिए आप हमारा संधि वाला वीडियो जरूर देखें। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है, का प्रयोग किया जाएगा? तो एक देखिएगा, अनुजिक, अनुजिक नहीं बन रहा। ये को देखें, अनुजीय नहीं। अगर आ जोड़ देते हैं तो अनुजा, तो अनुजा एक स्त्रीवाचक शब्द है, तो यहाँ पर क्या सही आंसर होगा, अनुजा। अनुजी नहीं होता, अनुजा होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द कौन से होते हैं? वो शब्द जो कि हमारे देश की जो संस्कृत के अलावा जो दूसरी भाषाएं हैं
उनसे हिंदी में आए हैं और एज इट इज़ जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से देश में यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये शब्द जो होंगे देशज होंगे। देखिए अग्नि देशज शब्द नहीं है, प्रार्थना देशज शब्द नहीं है, खेत देशज शब्द नहीं है, जो लोटा, अंगोछा, चारपाई, इस तरह से ये जो शब्द होते हैं ये देशज शब्द कहलाते हैं। तो इसमें सही आंसर है लोटा। खर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, खर कहते हैं रावण को, बिल्कुल भी नहीं, कुंठित को नहीं, मूर्ख को नहीं। गधा जो होता है शीतला वाहन कहते हैं, खर कहते हैं, ये गधे के पर्यायवाची हैं। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट समास आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए द्वंद्व समास तो नहीं है। द्वंद्व समास कैसा होगा? जहाँ पाप और पाप पुण्य, ये इसमें द्वंद्व समास है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, राम श्याम, सीता गीता, राम सीता, इनमें क्या है? द्वंद्व समास है। मुख्य दर्शन की हम बात करें तो बहुब्रीहि समास भी इसके अंदर नहीं है, क्योंकि बहुब्रीहि समास के अंदर कोई दूसरा ही पद निकलता है, जैसे कि गजानन, जिसमें गज का है आनंद, जिसका अर्थात भगवान गणेश, तो वो निकलता है। यहाँ पर जो समास है मुख्य दर्शन, यानी मुख का दर्शन, ध्यान दीजिएगा, मुख का दर्शन। तो ये जहाँ पर बात हो रही है दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम दर्शन की, ना कि मुख की बात कर रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? दर्शन इंपॉर्टेंट है और बीच में एक भक्ति लगी हुई है। तो ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। वहीं कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय के अंदर जैसे चरण कमल, तो जो पैर है उनकी उपमा किससे दी गई है? चरणों से। तो इस तरह से एक चीज़ का दूसरे से उपमा दी जाती है। जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो वे शब्द क्या कहलाते हैं? मतलब जिनको और नहीं तोड़ा जा सके, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक कौन से शब्द होते हैं? ध्यान दीजिएगा, यौगिक वो शब्द होते हैं जो दो रूढ़ शब्दों से या एक रूढ़ शब्द और कुछ प्रत्यय से मिलकर बना होता है। ध्यान दीजिएगा, रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होना यौगिक की मस्ट कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी उसमें आगे पीछे लगा दिया तो वो यौगिक हो जाएगा। या तो प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय से जुड़ा हो या फिर दो रूढ़ शब्दों से बना हो। योग रूढ़ क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ वो शब्द कहलाते हैं जो कि एक उसके अंदर रूढ़ होना कंपलसरी होता है। और जैसे एक उदाहरण के लिए मैं आपको समझाऊं, जैसे पंकज, एक रूढ़ होगा और दूसरा कोई एक शब्द होगा, एक ही इसके अंदर रूढ़ होता है, तो वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ कहलाता है। जैसे पंख का मतलब होता है कीचड़, प्लस जा का मतलब होता है जन्मा हुआ। लेकिन योग रूढ़ में ऐसे शब्दों को गिना जाता है जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो युक्त प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। वैसे तो पंकज का मतलब होता है जो कीचड़ से जन्मा हो, लेकिन पंकज किसे कहते हैं? कमल को। तो कमल के लिए ये शब्द क्या हो गया? योग रूढ़ हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? कमल, पंकज। यानी एक शब्द जो कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता हो तो वो क्या कहलाएगा? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। निम्न में से अनंत का पर्यायवाची होगा। अनंत का पर्यायवाची, देखिए अनंत का मतलब होता है जिसकी कोई सीमाएं नहीं हो। तो भगवान नहीं हो सकता, शेषनाग नहीं हो सकता, बंधन नहीं हो सकता, निस्सीम होगा। निस्सीम मतलब जिसकी कोई सीमाएं ना हो। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल शब्द के अंदर प्र उपसर्ग नहीं है, क्योंकि प्रतिकूल कोई शब्द नहीं बनता। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग बनाते समय जो शेष बचता है वो भी एक सही शब्द होना चाहिए। परा नहीं है, परी नहीं है, प्रति है, प्रतिकूल, क्योंकि कूल प्रति के बाद कूल शब्द बच जाता है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास की हम बात करें तो बहुब्रीहि समास के अंदर वो समास होता है जो किसी तीसरी चीज़ की बात करता है। ध्यान दीजिएगा, निशिदिन, निशिदिन के अंदर जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास है, अव्ययी भाव समास है। त्रिभुवन की बात करें, क्योंकि देखिए निष्दिन के अंदर बात करें इसमें एक अवयव होता है जो निष्दिन, हर दिन, प्रत्येक, इस टाइप के जो होते हैं उसमें होता है अव्ययी भाव समास। त्रिभुवन की बात करें, तीन भुवनों का समूह, समाहार, तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। पुरुष सिंह में बात करें तो इसमें जैसे पुरुष जो है शेर और पुरुष यानी की बात की जा रही है, तो इसके अंदर भी बहुब्रीहि समास नहीं है। इसके अंदर पंचानन की बात करें तो ये जो है एक बहुब्रीहि समास है। 5 हैं आनंद, जिसके अर्थात भगवान शिव। भगवान शिव के कितने हैं? 5 आनंद हैं। तो पंचानन, ध्यान दीजिएगा, पंचानन जो है
द्विगु समास नहीं होगा, कि नहीं तो आप बोले 5 आननों का समूह, तो 5 आननों का समूह नहीं होता। पंचानन मतलब भगवान शिव की बात की जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शब्द है? तो यौगिक शब्द की बात करें तो यौगिक शब्द क्या होता है? वो शब्द जो कि एक रूढ़ या उपसर्ग प्रत्यय से जुड़ा हो या 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर बना हो। तो ध्यान दीजिएगा, लेखक जो है वो यौगिक नहीं है, पुस्तक यौगिक नहीं है, योगी यौगिक नहीं है, विद्यालय यौगिक, क्योंकि विद्या एक ऐसा, ये भी एक रूढ़ शब्द है और आलय भी एक रूढ़ शब्द है, जिनको और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। विद्या और आलय दोनों रूढ़ शब्द हैं और ये है यौगिक। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? ध्यान दीजिएगा, दुर के साथ अगर आचार लगाएंगे तो क्या बनेगा? दुराचार बनेगा। दुराचार का मतलब होता है गलत आचरण, गलत कर्म, इसका मतलब अत्याचार नहीं होता। अति के साथ आचार लगाएंगे तो ये बन जाएगा अत्याचार। कैसे बनेगा? संधि आपको करनी पड़ेगी, अति धन आचार, तो ये बनेगा अत्याचार। यण संधि से ये बनेगा, निर के साथ तो नहीं बनेगा, तो ये सही आंसर है अति। अगले प्रश्न की बात करें, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर का मतलब होता है राक्षस। तो ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास उनमें होता है जिनमें कि दो एक जैसी एक समान चीज़ों की बात की जा रही है और दोनों जो अर्थ होते हैं वो समान होते हैं, दोनों पद प्रधान जिसमें होते हैं, जैसे रात दिन, ठीक है। इसके अंदर जो है बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? निशा में चरने वाले अर्थात राक्षस, जो रात्रि में जो विचरण करते हैं, रात्रि में विचरण करने वाले अर्थात राक्षस, यानी कि एक तीसरे ही बात की हो रही, ना निशा की बात हो रही है ना चर की बात हो रही है, यहाँ तो उसका अर्थ कोई और ही निकल रहा है, तो ये है निशाचर। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी जिसकी शुद्ध है? तो प्रतिष्ठा जो पहला है, प्रतिष्ठा। ध्यान दीजिएगा, बोलते समय आप देखें प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा जो हिंदी में जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है, और जो बोला होता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। महोष्ण का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो महोष्ण का देखिए, महु शब्द होता है लेकिन महोधन उष्ण नहीं होगा, महाधन उष्ण भी नहीं होगा क्योंकि बड़ा ऊ नहीं होता, महोधन उष्ण नहीं होगा क्योंकि संधि विच्छेद नहीं बन पाएगा, महाधन उष्ण है, और इसको जब मिलाएंगे तो आ या बड़ा आ प्लस ऊ मिलाते हैं तो ये बन जाता है ओ। ये क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। और इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है, स्वर संधि में गुण संधि। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? तो कृदंत प्रत्यय की भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जिनमें जैसे कि बात करें कर्ता कृदंत प्रत्यय होता है। प्रत्यय का मतलब जो पीछे शब्द किसी में लगता है और उससे जो एक शब्द बनता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो कृदंत प्रत्यय से यहाँ बिकाऊ बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बिका धन आऊ, तो ये उससे बना बिकाऊ। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं? जो किस में लगते हैं? धातु में लगते हैं या फिर क्रिया में लगते हैं। तो बिकना क्रिया है तो बिकने के साथ मिला आऊ, तो ये कृदंत प्रत्यय अपने आप हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा के अंदर समास की बात करें तो 4 रास्तों का समूह, तो वो जो होता है उसमें कौन सा समास होता है? आप सभी को पता होगा, द्विगु समास। एक संख्यावाचक होता है और समूह का बोध होता है, बहुब्रीहि नहीं है, तत्पुरुष नहीं, अव्ययी भाव नहीं है। अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अरविंद का पर्यायवाची आप सभी को पता है, फूल नहीं होता, अरबी नहीं होता। जो कमल होता है वो अरविंद का, कमल, राजीव, पंकज, ये अरविंद के पर्यायवाची हैं, कमल का पर्यायवाची है। अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या है? अंतर के पट खोलने का जो अर्थ है, अपना भेद, अपने से मतलब भेद खोलना, अपना हो चाहे वो किसी का भी हो, सीधी सी बात है, अंदर की बात, मन की बात बता देना, यानी कि भेद खोलना। आखिरी प्रश्न की बात करें तो लाल पीना होने का क्या अर्थ है? तो लाल पीना होने का अर्थ है बहुत क्रोध में होना। जब आदमी बहुत क्रोध में होता है तो उससे कहते हैं कि यार वो बहुत लाल पीला हो रहा है या हो रहा था। तो चलिए आज की बात करेंगे हम यहीं समाप्त। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है या आपको लगता है कि वाकई में उपयोगी है तो ज़रूर थम्स अप करें, लाइक बटन
प्रेस करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसे यूज़ करने दें, उनको भी इसका मौका दें कि उन्हें भी अच्छी चीज़ मिल सके। साथ में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके कमेंट्स जो होते हैं हमें काफ़ी इंकरेज करते हैं और इसी तरह से काम करने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। चलिए आज का वीडियो करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे D&K अकेडमी, जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।